बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष रिसर्च प्रपोजल से संबंधित एक विस्तृत वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सिनॉप्सिस का क्या फॉर्मेट रहता है। साथ ही साथ एक स्टूडेंट ने अपना रिसर्च प्रपोजल मुझे सेंड किया था, तो उसके माध्यम से मैं आपको जो समझाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है विश्वविद्यालय के रेफरेंस में। ठीक है, पूरे पॉइंट्स बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे और जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तो डिटेल्ड वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, इसके बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेट 2024 की हर एक अपडेट मिलने वाली है। आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम लाकर चलते रहेंगे, तो किसी भी अपडेट से आप वंचित ना रहें। इसलिए ज़रूरी है कि आप एजुकेशन इलाहाबाद से भी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं खराब करते हैं। और यहाँ सबसे पहली चीज़ है शोध प्रस्ताव कैसे लिखें। अभी हम देखिए लास्ट में आपको सिनॉप्सिस वगैरह सब दिखा देंगे, फॉर्मेट भी समझाएंगे, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब रिसर्च प्रपोजल आप लिखना कैसे है वो समझिए। देखिए, शोध प्रस्ताव एक संक्षिप्त और सुसंगत दस्तावेज होता है जो आमतौर पर 1500 से 2000 शब्दों के बीच में होता है। अब यहीं से मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर मैथ का रिसर्च प्रपोजल आप बनाते हैं तो वहाँ 400 वर्ड्स जो है कहा जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 400 वर्ड्स का था। ठीक है, और जैसे कभी कभी ये चीज़ें होती है, एक्सटेंड भी कर दी जाती है, कभी लिमिटेशन भी दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी में 2000 वर्ड्स बोला जाता है, किसी में 1100 वर्ड्स होते हैं, किसी में 1500 वर्ड्स होते हैं। इस प्रकार से जो है रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द सीमाएं निर्धारित रहती हैं। और आपको ये चीज़ कैसे पता चलती है? ये पता चलती है जब आपकी लेवल 2 की नोटिस आती है, उसी में ये चीज़ जो है संलिप्त रहती है, उसमें मेंशन रहती है कि आपको कितने शब्दों में अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिखते हैं और आप इंग्लिश में भी लिखते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी वाला भी दिखाऊंगा, इंग्लिश वाला भी दिखाऊंगा। यहाँ शोध प्रस्ताव एक संक्षिप्त सुसंगत दस्तावेज होता है जो आमतौर पर 1500 से 2000 शब्दों के बीच में होता है। अधिकतम 4x A4 पेज। देखिए, एक चीज़ का भी मतलब समझिए। जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जैसे जो A4 पेज होता है, इसमें जैसे अभी मैंने लास्ट ईयर देखा, जो बच्चे मुझे सेंड किए थे, उसमें जो है 3 पेज अधिकतम उन लोगों को लगा रहे थे, यानी कि 3 पेज में उनका आ जा रहा था। और आप अधिकतम चाहें तो 4 पेज लगा सकते हैं। ठीक है, यानी 4 पेज में आप अपना रिसर्च प्रपोजल टाइप करवाइएगा। बाकी मैं अभी पूरा अच्छे से दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको अपनी प्रस्तावित शोध परियोजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यह प्रासंगिक क्यों है, तर्कसंगत, आप कौन से शोध प्रश्न पूछने जा रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप अपने शोध को कैसे अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, यानी कि आपको अपना पूरा मेथड, ठीक है, कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखिए समझाएंगे आपको अच्छे से। यह पृष्ठ शोध प्रस्ताव लिखने के लिखने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखिए यहाँ पे है कि यह पृष्ठ शोध प्रस्ताव लिखने के लिए आपकी व्यापक मार्गदर्शिका है। इसमें प्रस्ताव के 7 प्रमुख तत्वों को शामिल किया गया है। 7 स्टेप फॉर रिसर्च प्रपोजल हम यहाँ से आपको समझाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब आगे ध्यान से अब देखते रहिएगा। पहला होता है कार्यशील शीर्षक, यानी कि आपका टाइटल। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक फ्रंट पेज होगा, उसमें आपको टाइटल लिखना है। कैसे लिखना भी वो भी हम आपको वीडियो के अंत में दिखाने वाले हैं। आपको प्रस्ताव में अपने थीसिस का शीर्षक शामिल करना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप अपना शोध आगे बढ़ाएंगे आपका शीर्षक बदल सकता है, लेकिन इस स्तर पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि आपका शोध किस विषय पर आधारित होगा। तो किस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपको फ्रंट पेज पे वो चीज़ आपको हेडिंग में डालना पड़ता है। ठीक है, बड़ी बड़ी हेडिंग में। अब ये तो हो गया। उसके बाद जो सेकंड आपका स्टेप है वो है परिचय, इंट्रोडक्शन, या जिसे कहते हैं। ठीक है, अब परिचय में अगर देखा जाए तो संक्षेप में अपने विचार बताएं, आपका शोध प्रश्न क्या है। ठीक, यह वह सिद्धांत हो सकता है जिसे आप परखना चाहते हैं या कोई और खुला प्रश्न। प्रासंगिक क्षेत्र में हाल ही में PhD पूरी करने वाले छात्रों से उदाहरण 3 से 5 शोध प्रश्न देना उपयोगी होगा। आपको अपने शोध विषय के इर्द गिर्द के संदर्भ पर चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि वर्तमान बहस और मुद्दे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शोध प्रोजेक्ट को स्पष्टता के साथ और ऐसे तरीके से पेश करें कि जो आपके पाठक की रुचि को उत्तेजित करें। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है कि क्यों करें, कैसे करें, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो दलील आपका आ जाता है कि अपने शोध प्रोजेक्ट के महत्व को प्रदर्शित करें। ठीक है, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, ऐसा करने के लिए बताएं कि आपका शोध क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसे मौलिक बनाते, कि आप वो जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले तो बहुत लोगों ने किया होगा, तो आप करना चाह रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जो है आपका जो है आप इसमें करना चाहते हैं और इससे क्या जो है रिजल्ट निकलेगा। ये सब चीज़ इस पर आप बात करेंगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, यह अपने क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान में कैसे योगदान देगा, कि जिसमें आप शोध करना
चाह रहे हैं ये किस प्रकार से जो है वहाँ पे आगे लोगों को जो है वहाँ पे लाभ पहुँचाएगा या इस फील्ड में जो है प्लस पॉइंट क्रिएट करेगा। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे अपनी दलील के माध्यम से समझानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा आ जाता है लक्ष्य और उद्देश्य। आप अपने शोध से क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक उद्देश्य के लिए 4 या 5 बुलेट पॉइंट बनाने का प्रयास करें जो आपके शोध उद्देश्यों को पूरा करने के तरीके के बारे में आपकी समझ को प्रदर्शित करते हैं। आप उद्देश्यों को बनाने में सहायता के लिए स्मार्ट संक्षिप्त नाम का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपके उद्देश्यों को बनाना शामिल है। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय का विशिष्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्य की समीक्षा, ठीक है, यानी कि लिटरेचर रिव्यू जिसे कहते हैं। यहाँ देखेंगे प्रासंगिक साहित्य के बारे में अपना ज्ञान और जागरूकता प्रदर्शित करें। साहित्य समीक्षा अकादमी साहित्य या ज्ञान के प्रासंगिक निकाय, ठीक है, कि चर्चा मूल्यांकन है। आपको अपने शोध प्रस्ताव के इस भाग को उपयोग यह दिखाने के लिए करना चाहिए कि आप अपने चुने हुए विषय क्षेत्र में काम से परिचित हैं और आपका शोध इसमें कुछ नया और सार्थक, यानी कि इससे पहले क्या हो चुका है उसका आपको डिटेल थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो है आप जो करेंगे उससे किस प्रकार से वहाँ पे प्लस पॉइंट क्रिएट होगा, ये चीज़ें यहाँ पे आपको अपने लिटरेचर रिव्यू के तहत प्रदर्शित करनी रहेगी। इसके बाद देखिए क्रियाविधि आ जाते हैं कि किस प्रकार से आप करेंगे, बताएं कि अपना शोध करने की किस प्रकार से आप अपने शोध करने की योजना बना रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसको आप डिटेल से एक बार पढ़िएगा, आपको जो है बहुत सामान्य शब्दों में लिखा गया है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए संदर्भ आ जाता है। अपने प्रस्ताव की तैयारी में उपयोग की गई सभी सामग्री, देखिए संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस, यानी कि देखिए जब भी आप किसी अच्छे लेवल पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो हाँ वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी चीज़ें जो भी वहाँ पे इनपुट कर रहे हैं अपने जो है लेखनी में, अपने जितना भी आपने रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है उसमें कहाँ कहाँ से आपने उठाया है, वो टॉपिक्स कहाँ से उठाए हैं, वो आपने कंटेंट कहाँ से उठाया है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो इसे साहित्य की चोरी माना जाता है। तो इसीलिए आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में लास्ट जो आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा रेफरेंस, और जहाँ जहाँ से चाहे आपने एनसीईआरटी से उठाया हो, चाहे वेबसाइट से उठाया हो, चाहे जहाँ से आपने उठाया आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा, आपको उससे क्रेडिट देना पड़ेगा, और नहीं देते तो वो साहित्य की चोरी मानी जाती है और ये एक नज़र में अच्छा नहीं है। तो रिसर्च प्रपोजल का एक फॉर्मेट विश्वविद्यालय का ये भी है कि एकदम लास्ट में आपको जो है रेफरेंस में जितने भी लोगों से आपने, चाहे वो जितने भी फील्ड से आपने ये सब चीज़ें उठाई हैं कंटेंट, उनको वहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ता है, ठीक है। आप अपने प्रस्तावित विषय वस्तु से संबंधित साहित्य के बारे में जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए संदर्भों को भी सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनका आपने सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया है, यानी कि घुमा फिरा के जैसे भी आपने उसको उठाया था, एक एक लाइन भी अगर आपने उठाई है तो उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका संदर्भ से संबंधित। इसके बाद देखिए रिसर्च प्रपोजल फ्लो चार्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ 6 पॉइंट दिख रहा है, कंक्लूजन, लेकिन 7 पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस, ठीक है। ये अभी मैं एयू का दिखा दूंगा, ठीक है। ये जैसे आमतौर पर जो रिसर्च प्रपोजल का फ्लो चार्ट होता है वो ये है, ठीक है। इसमें आप समझते जाइएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू है, उसके बाद जो मेथोडोलॉजी है, प्रिलिमिनरी डाटा है और स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन है, यहाँ से ये हो गया। अब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, ठीक है, ये इतने पे ले लीजिएगा, ठीक। इसके बाद मैं आगे आपको जो है यहाँ पे समझाता हूँ एयू का। देखिए फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस है, ये किसका है, ये इंग्लिश विषय का जो है जारी किया गया था, ठीक है, लेकिन अब एक सेम ही रहता सबका, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एयू फॉर्मेट फॉर सिनॉप्सिस, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार से पहले आपका कवर पेज होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से, ये जितना भी है ये कवर पेज के अंतर्गत है, यानी पहले पेज में आपका किस प्रकार से होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए आपका, यानी टाइटल, उसके बाद सिनॉप्सिस सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा अच्छा सा, उसके बाद रोल नंबर आपको अपना डालना है, लॉगिन आईडी बच्चे डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको अपना प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च रिमार्क ये सब। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज में, यानी कि यहाँ से आपका नया पेज चालू हो जाता है, दूसरा पेज। अधिकतम 4 पेजों में ही आप लिखिएगा, वही बेहतर रहता है आपके लिए, बच्चे 3 ही पेज में अपना सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रपोज टॉपिक, उसके बाद टॉपिक वगैरह डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पर्पस ऑफ स्टडी, ठीक है, उसकी हाइपोथेसिस, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च, ठीक है, परिकल्पना वगैरह की जो है, कई लोगों का इसे डालने के बाद ये होता है कि इससे क्या परिकल्पना निकलती, क्या निकलता है निष्कर्ष, वो सब चीज़ें हाइपोथेसिस के अंदर फिर आ जाता है। फिर रिसर्च क्वेश्चन, टेंटेटिव कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज, मटेरियल ऑफ रिसर्च, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर अभी मैंने बताया आपको, ठीक। उसके बाद प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, उसके बाद 7वां लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आ जाता है,
उसके बाद जो है लिखा है कि फॉलो MLA हैंडबुक 9th एडिशन फॉर स्टाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। उसके बाद ये वो जो आपके थे विभाग के उनका है नाम यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से ये किसका था, AU फॉर्मेट फॉर सिनेप्सिस था। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे धीरे से लेते चलिए। ये पहला पेज का है, उसके बाद सेकंड पेज का यहाँ पे आ जाता है, ठीक। ये सेकंड पेज का है। अब हम आपको जो है रिसर्च प्रपोजल भी दिखाएंगे। पहले मैं देखिए आपको एक आमतौर पे बेसिक जो आपका रहता है रिसर्च प्रपोजल वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट में आपको एक विषय का मेरे पास एक बच्चे ने भेजा था, स्टूडेंट ने, तो मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होता है, टॉपिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रकार से उद्धार्थी का नाम, ठीक है। इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय का देखिए नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वविद्यालय का भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे क्या है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें लास्ट में लिखी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में अभी आपको ऊपर लिखना है, कैसे मैं बताऊँगा। यहाँ देखिए प्रस्तावना आ जाती है, इसके बाद ये सब चीज़ें देखिए है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन ये जैसे ये 24 पेज का आपको दिख रहा था अभी ना, ये देखिए यहाँ पे ये आपको 24 पेज का देखिए दिख रहा है, लेकिन आपको ये 3 से 4 में ही कंप्लीट करना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से देखिए विशेषताएं आ जाती हैं, क्वालिटी आपकी किस प्रकार से आपका जो संघवाद की विशेषताएं, फिर संघवाद के प्रतिमान, ठीक। इसके बाद अगर नीचे हम इसको करें, ठीक है, धीरे सा, अब ये कि किन किन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में ये बताया गया है। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे और आए हम, एक सेकेंड, ये देखिए ये परिकल्पना निकलती है, हाइपोथेसिस, ठीक है, कि इन लोगों ने जो जो कहा है उससे फिर क्या निकलता है। उसके बाद जो है नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सैद्धांतिक रूपरेखा इसकी आ जाती है, और उसके बाद जो है स्क्रॉल करते हैं, फिर जो है शोध प्रविधि आपका आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद अध्ययन का महत्व, ठीक, और उसके बाद जो है आपका प्रस्तावित अध्याय, ठीक। इसके बाद जो है आपका संदर्भ सूची आ जाती है, यानी रेफरेंस, और इसमें फिर देखिए इस प्रकार से बताया जाता है कि आप वेबसाइट वगैरह सबका नाम लिख सकती हैं, बुक वगैरह जिसका आप जो है इसमें लिखना चाहें। तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए AU का हम आपको बताते हैं। देखिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सब है उनका लोगो वगैरह, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आप डालेंगे रिसर्च प्लान प्रपोजल ऑन, यहाँ पे अपना टॉपिक डालेंगे। ये देखिए केमिस्ट्री का है, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल इम्पैक्ट ऑफ जो भी है। अब यहाँ देखिएगा आगे आप सबमिटेड बाई, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए नाम रहेगा, रोल नंबर यहाँ पे, और लॉगिन ID। इसको मैंने थोड़ा जो है यहाँ पे इरेज कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे इसी पेज से जो है यहाँ पे जैसे टाइटल डाल दिया गया है, लेकिन आप जो है इसको नेक्स्ट पेज से करिएगा, ठीक है। टाइटल वगैरह बायोलॉजिकल मेडिकल जो इम्पैक्ट ऑफ, जो इनका टाइटल ऊपर था वही चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो है नीचे देखिए इंट्रोडक्शनल या बैकग्राउंड इस प्रकार से डाल के अपना यहाँ पे कंटेंट डालेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ देखिए ये तो इंट्रोडक्शनल बैकग्राउंड इधर से रहेगा। उसके बाद जो डेरिवेटिव ऑफ जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यहाँ पे आपका आ जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी, इस प्रकार से आपको उसे सूचीबद्ध करते हुए आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस, कंक्लूज़न देख लीजिए। सो कंक्लूज़न के बाद जो है आपका जो है आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ रेफरेंस आ जाता है, कंक्लूज़न के बाद रेफरेंस, और यहाँ पे फिर आपको देना रहेगा कि कहाँ कहाँ से आपने इसको जो है लिया है। तो इस प्रकार से आपका जो है रिसर्च प्रपोजल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ। तो चलिए इतना ही था ये। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से 3 पेज में ही यहाँ पे जो है किया गया। पहला पेज ये है, ठीक है, दूसरा पेज आपका ये है, और तीसरा आपका देखिए, तीसरा में देखिए यहाँ से है, ठीक है, ये वाला जो है तीसरे में आ गया था, लेकिन ये 2 ही में ही सबमिट कर लिया गया था। तो शब्दों को गिन लीजिएगा, ठीक है। और आपके विषय में जितना कहा जाए डिपार्टमेंट में कि 1100, तो उतने ही लिखिएगा, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शब्द समय सीमा का देखिए, हमें सीमाओं का ध्यान रखा करिए, नहीं तो फिर जो है बाद में उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। ऐसा लिखिए कि वो अगले पे जो आपके बैठे रहेंगे इंटरव्यू लेने, उनके ऊपर थोड़ा वो इम्पैक्ट डालें। इस प्रकार से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उस पर फिर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। बाकी जितना हो सका मैंने इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रपोजल बनाने की तरीके को और बेहतर बनाएगा, और आप जो है अच्छे से अच्छा वहाँ पे प्रेजेंटेशन अपना देंगे। PPT वगैरह भी होता है, उसको भी हम समझाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।